धुरंधर डुओलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये हिंदी सिनेमा की मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। डायरेक्टर ने एक ही फिल्म के बजट में 2 फिल्म प्रिपेयर कर दी एंड रिलीज के कुछ मंथ पहले दे डिसाइडेड कि इसे हम 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि डायरेक्टर को कैसे नहीं पता चला कि वो 7 घंटे की फिल्म बना रहा है, क्योंकि जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हो तो आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉन्ट एंड साइज का यूज करते हो। फॉन्ट होता है कुरियर और साइज होता है 12 और इसी फॉर्मेट के स्क्रीन प्ले को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके पीछे का रीजन होता है कि अगर आप इसका यूज करके लिखते हो तो आपका एक पेज स्क्रीन पर 1 मिनट का बनता है, यानी 2 घंटे की फिल्म बनाने के लिए आपको 120 पेजेस लिखने पड़ते हैं। बट 7 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि 7 घंटे की फिल्म स्क्रीन प्ले में 420 पेजेस की नजर आती है और कोई भी एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर 180 पेजेस के बाद में रुक जाता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि आप फिल्म 3 घंटे से ऊपर जा रही है। अब आदित्य धर इंडस्ट्री में नाइव नहीं है, उन्हें पता था कि फिल्म बड़ी हो रही है, बट ही माइट हैव थॉट कि हम एडिटिंग में इसे संभाल लेंगे, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट। और कहां प्रॉब्लम आई, लेट्स फिगर इट आउट कि क्या था ओरिजिनल प्लान ऑफ धुरंधर। अगर धुरंधर एक पार्ट में होती तो रहमान डकैत की डेथ पर इंटरवल होता और उसी मोमेंट पर पता चलता कि हमजा अली मजारी कोई बलूच नहीं है बल्कि एक इंडियन स्पाई है। एंड इस थ्योरी के पीछे का रीजन है कि फिल्म के अंदर कहीं भी डायरेक्ट ये नहीं दिखाया गया कि ये एक इंडियन एजेंट है, या फिर आलम और हमजा के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन भी नहीं होती है रॉ या इंडिया से रिलेटेड, बल्कि उसके एजेंट होने का हिंट आपको फ्लैशबैक के जरिए एडिटिंग की मदद से दिया जाता है। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। एंड इसको यूज करने के पीछे का रीजन आता है कि चैप्टर 2 में ऑडियंस को हम होल्ड कर सके, ये बताने के लिए कि समथिंग बिग इज कमिंग। बट फिल्म में एक प्रॉपर सीन है जिस सीन में हमें देखने को मिलता है कि ये एक इंडियन एजेंट है, वो है 26/11 और उसके बाद में आलम से कॉन्वर्सेशन, और इसके अलावा कोई भी पर्पसफुल सीन नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि अगर धुरंधर एक पार्ट में होती तो ये ट्रूथ रिवील हमें इंटरवल सीन पर देखने को मिलता? What is ऑपरेशन धुरंधर? एंड बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ये एक पार्ट में प्रिपरेशन इस फिल्म की गई थी, जिसमें सबसे पहले आते हैं कि इस फिल्म के अंदर 3 ही ओरिजिनल म्यूजिक प्रिपेयर किए गए थे, गहरा हुआ, शरारत एंड फिर से। इसके अलावा जितने भी म्यूजिक है वो एडिटिंग टेबल में बाद में सीन्स के ऊपर डाले गए थे। और अगर आप शाश्वत के इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता चलता है कि इस मूवी के म्यूजिक को बहुत जल्दी में प्रिपेयर किया गया था रिलीज डेट से पहले। अब हम ना एक बार ओरिजिनल प्लान को इमेजिन कर कि वो कैसा हो सकता था कि एक अननोन मैन अफगानिस्तान से आलम जूस वाले के यहाँ काम करता है क्योंकि उसे रहमान डकैत की गैंग में एंटर करना है। उसके बाद में वो गैंग में घुस भी जाता है, उसका राइट हैंड बन जाता है, शादी कर लेता है और एक दिन अचानक वो रहमान डकैत की फील्डिंग सेट कर देता है, उसे मार देता है। और ये हमारे लिए एक सस्पेंस पॉइंट होता कि इसने ये सब क्यों किया आखिरकार। लेटर ऑन वो हॉस्पिटल जाता और उसके बाद में वो घर जाता और घर जाते वक्त डायरी में वो नाम काट रहा होता और इसी मूवमेंट पर 2 सबसे बड़ी चीजें रिवील होती। पहली, हमजा अली मजारी का रियल नाम और साथ में अजय सानियाल कि हमजा को रॉ का एक असेट बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। एंड ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में यहाँ इंटरवल, We might just have a killing machine in our hands. एंड सेकंड हाफ की शुरुआत फ्लैशबैक से ही होती जहां हमें चैप्टर 1 देखने को मिलता और उसके बाद में हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते जहां हमारे साथ में 2 चीजें होती। सबसे पहले तो हम हमजा के साथ में कनेक्ट हो जाते क्योंकि हमें पता चलता है कि ये हमारे ही देश का है, ये बदला ले रहा है, तो अब हम उसके साथ में हैं पूरी। बट मेन प्रॉब्लम जो आदित्य धर ने फेस की थी वो है एडिटिंग टेबल। जब उन्होंने देखा कि 7 घंटे की फिल्म बन रही है और इस फिल्म के अंदर से हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, एक ऐसा सीन बताओ, क्योंकि अगर आप रहमान डकैत के सीन डिलीट करते हो तो फिर उसका कैरेक्टर ही डेवलप नहीं होगा। वहीं अगर आप पार्ट 2 में किंग ऑफ लयारी, बादशाह ऑफ कराची या शेरे बलूच वाले मोन्टाज को डिलीट करते हो तो फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर का पर्पस ही हमें क्लियर नहीं हो। तो बेसिकली दोनों पार्ट में से कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता, और जब डिलीट नहीं हो सकता तो इन्हें मजबूरन पार्ट 2 में चीजों को शूट करना पड़ता जिससे कि पार्ट 2 की एक प्रॉपर रिदम बन सके। एंड हमें न्यूज भी सुनने को मिलती है कि फर्स्ट हाफ के रिलीज होने के बाद में आदित्य धर पार्ट 2 के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीन्स शूट करने के लिए गए हुए हैं। अब वो कौन कौन से सीन थे जिन्हें एक्स्ट्रा में शूट किया गया है ये आपको समझ में आ जाता है जब आप फिल्म को कई बार देख लेते हो, बिकॉज उन एक्स्ट्रा सीन्स की स्टोरी में कोई नीड ही नहीं थी। सबसे पहले आते हैं ये 2 सीन जिनके बिहाइंड द सीन ऑनलाइन लीक भी हो। पहला आता है संजय दत्त का एम्बुलेंस सीन जो कॉमेडी पर्पस से रखा गया था, लो क्यों रहा है लाले? और दूसरा आता है
मेजर इकबाल एंड एसपी असलम की कॉन्वर्सेशन। इस सीन का पर्पस था बैक स्टोरी स्टैब्लिश करना, जो बैक स्टोरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और साथ ही साथ ये आदित्य धर की राइटिंग भी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी डायरेक्ट नहीं बताता। और सेम ऐसा ही आपको ब्रिगेडियर जहांगीर वाले सीन भी देखने को मिले। एक बार आप सोचो कि क्यों था ये ब्रिगेडियर जहांगीर फिल्म के अंदर, मेजर इकबाल को गाली देने के लिए या फिर मरने के लिए? अच्छा सर, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ था तो ये रोल आपको कैसे ऑफर हुआ था? बिकॉज आई बिलीव ये फर्स्ट पार्ट के बाद शूट हुआ है। जी फर्स्ट पार्ट के बाद, और सीन्स दो ही हैं भी। जैसे अब रिलीज हुई है तो समझो कि फेब में तो मैंने शूट किया है। फेब में शूट हुआ आपका? फेब में तो कहते हैं कि यार रेडी है सब कुछ, मतलब अपना एक दो कुछ है। क्योंकि फिल्म के अंदर ना बाप का जिक्र सिर्फ इन 4 दीवारियों के अंदर ही सुनने को मिलता है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं होता है। तो अगर आप इन चारों ही सीन को चॉप कर दो तो फिल्म के अंदर आपको कोई भी रेपरकशंस का देखने को नहीं मिलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन एक्स्ट्रा सीन्स को फिल्म के अंदर क्यों डाला गया? टाइम लेंथ बढ़ाने के लिए? नहीं, एक्चुअली फिल्म ना 2 चीजों से चलती है। पहला होता है सीन, दूसरा होता है मोन्टाज। जैसे गॉडफादर के इस सीन में माइकल कॉर्लियोनी अपने सारे ही दुश्मनों को अलग अलग लोकेशन अलग अलग टाइम पे मार देता है, इसीलिए ये एक मोन्टाज कहलाएगा। वहीं सेम मोन्टाज को आपको धुरंधर में भी देखने को मिलता है, पर वहां ये एक सीन कहलाएगा, क्योंकि रहमान डकैत जब अपने दुश्मनों को मारता है तो वो एक ही टाइम पे सबको साथ में मारता है। एंड यही मोन्टाज आपको धुरंधर 2 में भी देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत होती है अरशद पप्पू को मारने से। उसके बाद में उज़ैर बलूच चला जाता है दुबई, हमारा हमजा बन जाता है किंग ऑफ लेयारी, कराची का बादशाह, एंड देन शेर बलूच। और ये सारे ही सीन आपको 1 घंटे से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये एक्चुअली में सीन नहीं होते, ये मोन्टाज होते हैं। एंड आप लोग इन मोन्टाज को एंजॉय कर सके, इसके लिए बीच बीच में सीन्स को पुट किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें जमील साहब देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आते हैं वो 2 एक्स्ट्रा सीन्स जिन्हें बाद में शूट किया गया, और इन्हें शूट इसीलिए किया गया है ताकि इन मोन्टाज के बीच की जो गैप है उन्हें फिल कर सके। अब ना कुछ लोगों को लगा होगा कि यार धुरंधर 2 में उतना ज्यादा मजा नहीं आया जितना मजा हमें धुरंधर 1 में आया था। उसके पीछे का मेन रीजन ये मोन्टाज ही, क्योंकि आफ्टर इंटरवल एसपी असलम की डेथ के बाद में वो दुबई जाता है, सानियाल से मिलता है, और उसके बाद में अगेन मोन्टाज शुरू हो जाता है, जहां वो एक किलिंग के बाद दूसरी किलिंग कर रहा है। एंड इसीलिए एक तरह से हम इस पार्ट 2 को वाइंड अप कहेंगे, क्योंकि जो जो चीजें इन्होंने पार्ट 1 में प्लान की थी उनका क्विकली पे ऑफ हमें देखने को मिल जाता है इस फिल्म में। एंड शेर बलूच वाला जो सीन है वो पार्ट 2 में इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना वो हमें पार्ट 1 में देखने को मिलता है। और अगर आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट क्रिएट ना होने के पीछे का रीजन अक्षय खन्ना, म्यूजिक या फिर वो डांस सीक्वेंस, तो यहाँ आप गलत हो। इसे समझने के लिए आप पहले ये समझो कि वो सीन कब और क्यों आया था। सबसे पहले तो रहमान डकैत अपना रिवेंज ले, और उसके बाद में वो बलूचिस्तान जाता है, और वो बलूचिस्तान डांस करने के लिए नहीं जाता है बल्कि एक डील करने के लिए जाता है, वो डील जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया से। वहीं सीक्वल में हमें ये शेर बलूच सीन सिर्फ देखने के लिए मिलता है, इसका कोई मेन पर्पस हमें नजर नहीं आता। बट अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअली में इसका पर्पस भी था, जिसे फिल्म के अंदर शूट भी किया गया था, बट एडिटिंग टेबल पर वो पर्पस को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि फिल्म के अंदर ना हमजा बलूचिस्तान 2 बार जाता है, एक बार शेर बलूच बनने के लिए और दूसरी बार वो एसपी असलम की डेथ की डील फिक्स करने के। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअली में ये 2 अलग सीन एक ही सीन, अगर आप इस सीन में देखोगे तो हमजा ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, शिरानी ने लाइनिंग वाली लिटिल व्हाइट कलर के कुर्ता पहना है, और उसके पीछे जो लड़का खड़ा है उसने भी सेम कपड़े। और इन्हीं सेम कपड़ों को अगर आप शेर बलूच वाले सीन में देखने के लिए जाओगे तो वही देखने को मिलता है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि इस पूरे सीक्वेंस को एक ही बार में इन्होंने शूट किया है, जहां पे ये शेर बलूच भी बनता है और दूसरी तरफ एसपी असलम की डील फिक्स करता है कि हमें उसे मारना है। एंड ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के हिसाब से ये सीन हमें कैसा नजर आता कि जैसे ही हमजा को पता चलता है कि एसपी असलम ने उस पर नजर रखना शुरू कर दी तो वो डायरेक्ट जाता बलूचिस्तान, सेलिब्रेट करता और डील फिक्स करके आ जाता। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसकी प्लेसमेंट चेंज क्यों करी गई? उसके पीछे का सिंपल आंसर है ब्रिगेडियर जहांगीर। उसके सीन को डालने के लिए एक जगह बनाई गई। अब अगर मैं ये बाद में शूट किए गए सीन्स को फिल्म के अंदर से हटा दूं तो इट वुड बी लाइक दिस कि दाऊद ने हमजा को टीवी पर देखा और मेजर इकबाल को कॉल की, एंड उसके बाद में हमजा मेजर इकबाल के ऑफिस में विजिट करता है, और वहां पे मेजर इकबाल कहता है कि चलो तुम्हें बड़े साहब ने बुलाया है। बट प्रॉब्लम यही है कि चीजें इतनी ज्यादा ट्विक और चेंज कर दी है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के सीन आपस में आउट ऑफ सिंक लगते हैं।
जिसकी वजह से फील होता है कि इन चैप्टर्स का पर्पस इतना ज्यादा सॉलिड नहीं, बल्कि ये सिर्फ स्क्रीन टाइम को फिल करने के लिए हमें दिखाए जा रहे हैं, ना कि स्टोरी को सर्व करने के लिए। और अगर हम फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से अभी समझे तो फादर का इंट्रोडक्शन प्रॉपर सिर्फ इसी सीन के अंदर हो सकता था, क्योंकि यही उसकी जगह बनाई गई थी। तो आप समझ रहे हैं कि सीक्वल होने की वजह से इस फिल्म के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से इन्हें एक्स्ट्रा सीन शूट करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम इन एक्स्ट्रा सीन्स को हटा देते हैं तो फिर आपको थ्रू आउट द फिल्म सिर्फ और सिर्फ मोस्टली मोन्टाज ही देखने को मिलते हैं, और फिल्म कभी भी मोन्टाज से नहीं चलती। क्योंकि ये फिल्म पुष्पा 2, KGF 2 या बाहुबली 2 जैसी नहीं है कि ये फिर से जीरो से शुरू होती, बल्कि इस फिल्म को आपने जहां से छोड़ा था ये वहीं से स्टार्ट होती, जिसकी वजह से आपको सीक्वल में कोई नया कॉन्फ्लिक्ट या नया ऑब्स्टिकल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी पूरी शूट कर दी गई। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ये एक पार्ट में होता तो आपको सेकंड पार्ट सेकंड हाफ की तरह देखने को मिलता, और उसकी वजह से फिर ये एक इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाता। बट स्टिल दोनों पार्ट को अलग अलग देखना भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि कईयों को पार्ट 2 ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये एक बॉलीवुड फिल्म लगती है। वहीं अगर आप पार्ट 1 देखते हो तो वो बहुत ही सबटेक्स्ट देखने को मिलता है कि वहां पूरी कहानी को कैरेक्टर्स चला रहे हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में भी कोई बड़ी फाइट या बिग रिवील नहीं होता है, बल्कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस के लिए। एंड उसी वजह से कईयों ने पार्ट 1 को शायद नहीं पसंद किया होगा। बट ऑन दी अदर हैंड पार्ट 2 एक एक्शन पैक फिल्म लगती है, जिसमें बड़ी लड़ाई, बड़ा रिवील, सब कुछ बड़ा बड़ा देखने को मिलता है। एंड उसी वजह से बहुतों को पार्ट 2 ज्यादा पसंद आ रहा है। और यहाँ आदित्य धर की मास्टरी आप समझो कि उन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं और दोनों ही पार्ट में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस दिया है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया है, 1 या 2?